हेलो एवरीवन। अगेन हम लोग बोर्ड्स पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। चैप्टर 1 चैप्टर 2 के क्वेश्चंस हमने देखे। आज हम चैप्टर 3 इशू ऑफ शेयर्स, इस चैप्टर से हमें क्या करके जाना है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, वो देखेंगे। ठीक है। तो माय रिकमेंडेशन विल बी, आप ये ये जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से ना बड़े क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी कम है। यू विल बी गेटिंग 2 मार्क क्वेश्चंस जो होते हैं शॉर्ट नोट टाइप या एक्सप्लेन द टर्म। उस उस क्वेश्चन के लिए या डिस्टिंग्विश, ये दो क्वेश्चंस के लिए आपको इस चैप्टर से कंटेंट मिलेगा। बट फॉर 8 मार्कर क्वेश्चन जनरली इस चैप्टर से कुछ आ नहीं सकता, एक्सेप्ट इज ओनली वन क्वेश्चन विच इज प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये एक क्वेश्चन आ सकता है 8 मार्क के लिए, बट बाकी इस चैप्टर वो भी इतना रेलेवेंट नहीं है। बट वो एक क्वेश्चन पॉसिबल है जो 8 मार्क के लिए आ सकता है। तो इस चैप्टर से हम करेंगे क्या, हम लोग सीधा फोकस करेंगे ऑन डिस्टिंग्विश। जितने भी डिस्टिंग्विश इस चैप्टर से है, वो जब आप डिस्टिंग्विश आप कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके मल्टीपल क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश इज योर आईपीओ एंड एफपीओ। अब आईपीओ एफपीओ का आप डिस्टिंग्विश कर लीजिए। तो अगर आपको आईपीओ के ऊपर शॉर्ट नोट आता है तो भी आपको सेम पॉइंट्स लिखने हैं, फर्स्ट कॉलम में जो दिया हुआ है वो। अगर आपको एफपीओ के ऊपर कुछ एक छोटा क्वेश्चन आता है तो आपको सेकंड कॉलम से पॉइंट्स लिखने हैं। तो आपका एक आईपीओ का शॉर्ट नोट, दूसरा एफपीओ का शॉर्ट नोट और तीसरा डिस्टिंग्विश, तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी डिस्टिंग्विश से मिल जाएंगे। सेम एप्लीकेबल होगा टू राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है और डिस्टिंग्विश का भी पॉसिबिलिटी है। एंड थर्ड अगेन इंपॉर्टेंट वन इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो हम ये तीन क्वेश्चंस को इस चैप्टर से फोकस करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन आईपीओ एफपीओ, राइट शेयर्स बोनस शेयर्स एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आईपीओ एफपीओ का डिस्टिंग्विश। अब आईपीओ से, या आईपीओ का फुल फॉर्म इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब क्या, कि आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको आपको पब्लिक कंपनी बनाना है। मतलब आपको आम जनता से पैसा लेना है इन द नेम ऑफ शेयर्स। और जब आप ये काम पहली बार कर रहे हो, पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो हम उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू कर रही है। जबकि अगर आप ये पहले भी कर चुके हो और आप ये दूसरी बार या तीसरी बार या उसके बाद कितनी भी बार कर रहे होंगे, तो उसे हम बोलते हैं एफपी, इज कॉल्ड एज फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है। सो दोनों में आप आपके शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रहे हो। सिर्फ फर्क ये होता है कि आईपीओ पहली बार होता है ऑफकोर्स, और एफपीओ बाद में होता है, आईपीओ के बाद। तो आईपीओ विल ऑलवेज प्रिसीड एफपीओ, हमेशा आईपीओ पहले होगा, एफपीओ हमेशा आईपीओ के बाद होगा। और आईपीओ जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है एक कंपनी के साथ, एफपीओ कितनी बार भी हो सकता है। ठीक है। जो आईपीओ कर रही है वो पहले एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी, या जिसको हम बोल सकते हैं प्राइवेट कंपनी थी। बट एक बार आपने आईपीओ कर लिया और आपने पब्लिक से पैसा ले लिया, तो अब आप प्राइवेट रहे गया नहीं, आप पब्लिक हो चुके हो। तो एफपीओ कौन करता है? जो ऑलरेडी एक पब्लिक कंपनी है वो एफपीओ करे। और आईपीओ कौन करेगा? जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पहली बार पब्लिक से पैसा उठा रही है इन द नेम ऑफ शेयर्स, तो वो कंपनी करेगी आईपीओ। ठीक है। सो आईपीओ क्या है? इट रेफर्स टू ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। वेरएस एफपीओ क्या है? एक लिस्टेड कंपनी है जो एडिशनल कैपिटल रेज करना चाहती है, सब्सिक्वेंट कैपिटल रेज करना चाहती है। ठीक है। आ, ये क्यों करेंगे? एक एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसको पब्लिक से पैसा उठाना है पहली बार, वो। और ये कब करेंगे? एफपीओ कब करेंगे? जब एक लिस्टेड कंपनी है जिसको और पैसा उठाना है। आपने एक बार पैसा उठाया, बट अब आपको वापस 5 साल 10 साल के बाद वापस पैसा उठाना है, तो आप एफपीओ लेके आ सकते
ठीक है। आईपीओ हो जाने के बाद एक कंपनी लिस्टेड हो जाएगी, जबकि एफपीओ ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है। ये फोर्सफुली पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो मेक इट सिक्स सिक्स पॉइंट्स डाले गए हैं ताकि आपका आंसर उतना बड़ा दिखे। बाकी बात वही वही चल रही है कि आईपीओ एक एग्जिस्टिंग कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, पहली बार मार्केट में शेयर्स ला रही है। उसके बाद वो बन जाएगी पब्लिक कंपनी, और वही कंपनी जब वापस अगली बार किसी शेयर्स इशू करेगी पब्लिक को, तो वो कहलाएगा एफपी। ओके। आईपीओ ज्यादा रिस्की रहेगा क्योंकि कंपनी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पहले से नहीं है, बिकॉज प्राइवेट कंपनी को ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का कंपल्शन नहीं है। सो आपको कंपनी के बारे में इतना पता नहीं है, और तो भी आप इस कंपनी के शेयर पहली बार खरीद रहे हो, थोड़ा सा रिस्क हाई रहेगा। एक बार वो कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है तो उसका सारा रिकॉर्ड पब्लिक है, तो हमें उस कंपनी के इन एंड आउट सब पता है। तो हम जो डिसीजन मेकिंग लेंगे कि क्या हमें एफपीओ में पार्ट लेना है कि नहीं लेना है, तो दैट इज अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। यस, बिकॉज आपके पास पास्ट परफॉर्मेंस है और आप उस कंपनी को जज कर सकते हो, तो थोड़ा सा लेस रिस्की कह सकते हो कि आपको थोड़ा सा नॉलेज है कंपनी के बारे में अगर आप एफपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है। सो आईपीओ एफपीओ का डिस्टिंग्विश यहाँ पे खत्म होता है। दूसरा एक है फिक्स्ड प्राइस इशू बुक बिल्डिंग। इसके अंदर एक्चुअल में जो ये बुक बिल्डिंग मेथड है, ये बहुत रेलेवेंट है। तो अपने आप में ये बुक बिल्डिंग मेथड के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। ये क्या है कि जो प्राइस सेट करोगे आपके शेयर के, उस शेयर की प्राइस सेट करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप आपके शेयर की प्राइस फिक्स कर दीजिए, जिसके अंदर जो भी आपकी इशू की प्राइस है, मतलब जो शेयर की प्राइस है, वो प्रोस्पेक्टस में लिखी रहेगी। इन्वेस्टर्स को उसी प्राइस पे खरीदना है। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो एक डॉक्यूमेंट है जो आप इशू करते हो पब्लिक के लिए, और उसको पढ़ के लोग आपके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। अब हम लोग फाइनल स्टेज पर है, तो लेट अस नॉट गो इनटू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स। सिंपल याद रखिए, फिक्स प्राइस में प्राइस डिसाइडेड है कि लिख दिया है कि ₹300 का शेयर है, तो जिसको भी खरीदना है बस ₹300 दे के शेयर खरीदना पड़ेगा। जबकि अगर आप बुक बिल्डिंग में जाओगे तो यहाँ पे होती है बिडिंग, मतलब यहाँ पे प्राइस फिक्स नहीं है, बट एक प्राइस का बैंड दिया जाएगा। प्राइस का बैंड कैसे होगा कि बस 300 से 400 का प्राइस बैंड है। आप इसमें से कोई भी प्राइस को चूज कर सकते हो। आप बताओ आपको कौन से प्राइस में शेयर खरीदना है, तो आप ये विद इन द ब्रांड आप 300 भी बोल सकते हो, 320 बोल सकते हो, 350 बोल सकते हो, 380 बोल सकते हो, 400 बोल सकते हो, वट एवर इट इज। यू कैन गिव एनी प्राइस बिटवीन दिस बैंड। ऑफकोर्स जहां जिस भी प्राइस पे ज्यादा लोग तैयार होंगे खरीदने के लिए, उस प्राइस पे शेयर को लॉन्च करते हैं, वो उसका आएगा प्रोसेस। ठीक है। तो फिक्स प्राइस में क्या होगा? एग्जैक्ट प्राइस पहले से मेंशन होगा प्रोस्पेक्टस में, जबकि यहाँ पे प्राइस एडवांस में पता नहीं होगी, बट मिनिमम पता होगा, मैक्सिमम पता होगा, और इन दोनों के बीच में या इन दोनों में से कोई भी एक प्राइस हो सकता है। तो मिनिमम 300, मैक्सिमम 400, 300 भी हो सकता है, 300 भी 400 भी हो सकता है, या इसमें इस प्राइस के रेंज में कुछ भी प्राइस हो सकती है। ठीक है। आ, यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टस है उसको सिंपल प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। इसके अंदर आपको कितने शेयर्स ऑफर करने हैं वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं RHP। आर एच पी इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? जिसके अंदर एग्जैक्ट प्राइस नहीं दिया होता है, उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है। याद रहा तो बहुत अच्छा, नहीं रहा तो भी चलेगा। देन डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। ठीक है। अब इसमें डिमांड कब मालूम पड़ेगा? आपने ₹300 का शेयर प्राइस बता दिया, अब लोग ₹300 में खरीदते हैं कि नहीं है, ये कब मालूम पड़ेगा? जब आपका इशू क्लोज होगा। जबकि यहाँ पे हमने प्राइस बैंड दिया है, लोग उस प्राइस बैंड के ऊपर बिडिंग हर दिन कर रहे हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन से प्राइस का डिमांड ज्यादा है। क्या लोग 300 में खरीदने के लिए ज्यादा तैयार है, या 400 में, या किसी और प्राइस पे। तो
कुछ हद तक वो बिड्स हर दिन रजिस्टर होंगे और हमको क्लोजर तक कुछ हद तक मालूम पड़ जाएगा कि किस प्राइस पे हमारा शेयर मार्केट में लॉन्च हो। यहाँ पे आपको पूरा पैसा जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो तभी करना है, जबकि यहाँ पे बिडिंग के टाइम पे ही करना है। बिडिंग को 3 दिन है, उसके बाद प्राइस डिसाइड होगा, उसके बाद शेयर्स मिलेंगे, बट आपको पहले से ही प्राइस पे करनी पड़ती है। आज के डेट में कौन सा मेथड फॉलो होता है? तो आज के डेट में जितने भी शेयर्स मार्केट में आते हैं वो बुक बिल्डिंग मेथड से आते हैं। मतलब आपको बिडिंग करते वक्त ही पैसा ब्लॉक करना पड़ता है। ठीक है। ये कब यूज होगा? तो पब्लिक इशू में वगैरह वगैरह, यहाँ ये भी आईपीओ एफपीओ में यूज होता है, वो वहाँ पे भी वहाँ पे ये भी यूज हो सकता है। ठीक है। एफपीओ एफपीआई सिर्फ इस डिस्टिंग्विश से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप बुक बिल्डिंग मेथड का आंसर दिमाग में रखिए, इसके ऊपर आपको छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। द थर्ड क्वेश्चन, very very important, is distinguish between right shares and bonus shares। पहली बात याद रखना, दोनों ही मिलते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही। ठीक है। ये भी मिलता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बोनस शेयर्स भी ये भी मिलता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी। सिर्फ फर्क क्या है? तो बोनस शेयर्स मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि यहाँ पे कुछ प्राइस पे करनी पड़ती है, बट आप पर फिर अलग क्या है? तो आपको पहले ऑप्शन दिया जाएगा टू बाय द शेयर्स। किसी और को पूछने से पहले तुमको पूछेंगे। तुम कौन? तुम हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हो ना, तो हम तुमको पहले पूछेंगे कि क्या तुमको हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं क्या। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ तो पे करना पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, जबकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। देन, तो अगर आपको याद होगा कि अगर आप कोई नया शेयर्स का इशू लाते हो तो आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि है 90%, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि है आपके 90% शेयर्स मार्केट में बिक जाने चाहिए, 90% शेयर्स मार्केट में बिक जाने चाहिए। ये क्राइटेरिया आपको इधर भी पूरा करना पड़ेगा। इसमें राइट शेयर्स में था, राइट शेयर्स में आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड रहेगा। बोनस शेयर्स में जब पैसे की बात नहीं है तो कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात नहीं है। 100% मिल जाएगा, बिकॉज सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो कौन मना करने वाला है? तो सबको, आपको वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि आपके 90% शेयर्स मार्केट में बिक जाने चाहिए, वो रिक्वायरमेंट बोनस शेयर्स में नहीं रहती। रिनाउंसिएशन मतलब आप आपका राइट किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो मेरे, अगर आपने मिस्टर ए को राइट शेयर्स दिए, राइट शेयर्स का ऑप्शन दिया कि बॉस मिस्टर ए तू हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तेरे पास 100 शेयर्स है, हम तेरे को और 50 शेयर खरीदने का मौका दे रहे हैं, तुझे खरीदना है क्या? अब मिस्टर ए के पास दो दो ऑप्शन है। पहला, वो आपका ऑफर एक्सेप्ट कर ले और आपके राइट शेयर्स खरीद ले, उसके लिए उसको 50 शेयर, मान लो 50 रुपए का ही शेयर है, तो उसको 2500 रुपये पे करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है, वो अपने इस राइट को ही किसी और को बेच देगा, मिस्टर बी को, और वो बोलेगा कि मुझे जो आपने राइट दिया था, ये राइट मैं किसी और को देता हूं, मैं रिनाउंस करता हूं। अब मेरे जगह पे मिस्टर बी आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। तो राइट शेयर्स में रिनाउंसिएशन अलाउड है। बोनस शेयर्स में आप रिनाउंस नहीं कर सकते। आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स मिल रहा है, आप ये नहीं बोल सकते मुझे मत दो, मेरे फ्रेंड को वो शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो। वो अलाउड नहीं है, आपको ही शेयर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है। देन एक इम्पोर्टेंट लाइन बोला है, बोनस शेयर्स एक्चुअली में हम कुछ पैसा लेते ही नहीं है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इसका पूरा पैसा हमको मिल चुका है। बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट इसका मतलब आपको कुछ देना नहीं है, हम मान के चलेंगे कि आपका पूरा पैसा हमको मिल चुका है, क्योंकि आपको कुछ देना ही नहीं। देर इज नो अनपेड मनी। वेरस यहाँ पे राइट शेयर्स पे तो पैसा दोगे ना, तो उसमें जो भी स्टेजेस है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो कुछ भी रहेगा, वो सारा आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया हुआ होगा तो उसको हम पार्टली पेड शेयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब राइट शेयर्स कब करते हैं? जब कंपनी को नए शेयर्स से नया पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो
बोनस शेयर्स कब करते हैं? हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, बहुत अच्छा पैसा हमने कमा के रखा हुआ है, और हम हमारे शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड, मतलब आपने हमारे कंपनी के साथ में इतना पेशेंस रखा, हमारे साथ आप जुड़े रहे, उस खुशी में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स बांट रहे हैं। सो ये रिवॉर्ड है इन केस देर आर गुड ह्यूज प्रॉफिट्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश रहेगा राइट शेयर्स बोनस शेयर्स का। इन केस यू गेट अ क्वेश्चन ऑन राइट शेयर्स, यू विल राइट इट, यही पॉइंट्स लिखने हैं। इफ यू गेट बोनस शेयर्स का क्वेश्चन तो यही पॉइंट्स लिखने हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन वी कैन से is going to be distinguish between transfer of shares and transmission of shares। ठीक है, एक बार देखते हैं। ट्रांसफर का मतलब होता है, बेसिकली समझ लीजिए, मिस्टर ए के पास एक कंपनी के 100 शेयर्स है, उसको वो सेल करने हैं। तो क्या वो सेल कर सकता है? आंसर इज यस। इसको बोलेंगे ट्रांसफर कर दिया। किसको? मिस्टर बी को, मान लो किसी किसी पर्सन को बेच दिया। बट सेकंड केस में क्या हुआ, मिस्टर ए के पास वही 100 शेयर्स है और मिस्टर ए डाइड, मिस्टर ए की डेथ हो गई। अब मिस्टर ए की डेथ हो गई तो जो पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, उसके शेयर्स क्या उसके नाम पे रहेंगे? नहीं, वो उसके नॉमिनी, कोई भी उसका बेटा, बेटी, वाइफ, हस्बैंड, हुसएवर इट इज, किसी नॉमिनी के नाम पर ये 100 शेयर्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। बट ये ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि मिस्टर ए खुद नहीं कर रहा है बैठ के। तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो मिस्टर ए ने जब शेयर्स बेचे, तो क्या उसकी इच्छा से बेचे? यस, वॉलेंटरीली। मिस्टर ए को शेयर्स बेचने हैं, वो उसकी इच्छा से, अपनी इच्छा से उस शेयर्स को किसी और पर्सन को बेच रहा है। जबकि यहाँ पे जो शेयर्स नॉमिनी को जा रहे हैं, ये मिस्टर ए की इच्छा से नहीं जा रहे, बट ये जा रहे हैं ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। इंडिया में लीगल कानून है कि अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर्स उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर देना है। तो कब कब करना है? जब पर्सन की डेथ हो जाए, या पर्सन इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, भिखारी बन जाए, या इंसेन, पागल हो जाए। इन केसेस में उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर्स ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम ट्रांसफर नहीं, ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो एक चीज तो याद रखना, ये वॉलेंटरी है, ये इनवॉलेंटरी है, इसमें आपकी इच्छा नहीं थी, करना पड़ा। ठीक है, ये कब करेंगे? जब किसी को शेयर्स बेचना हो या एज अ गिफ्ट देना हो तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये कब करोगे? जब पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसेन हो जाए, या मर जाए। ठीक है, अब किसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है? तो मिस्टर ए जब मिस्टर बी को बेचेगा तो ऑफकोर्स मिस्टर बी से पैसा लेगा ना। बट यहाँ पे जब मिस्टर ए नॉमिनी को ट्रांसफर करेगा, तो क्या नॉमिनी से पैसा लेगा? अरे मिस्टर ए तो है ही नहीं इस दुनिया में कि क्या करेगा पैसा लेके। तो यहाँ पे कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यस, सो इट इज सेड दैट जहाँ पे ट्रांसफर है, वहां पे कोई कंसिडरेशन है, कुछ पैसा है। जहां पे ट्रांसमिशन है वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, बिकॉज ये कोई वॉलंटरली बेच नहीं रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो, किसी और के नाम पे डाल रहे हो। ठीक है, जब आप ट्रांसफर करते हो तो एज पर रूल्स, कोई भी शेयर ट्रांसफर करना मतलब प्रॉपर्टी बेचने जैसा है, तो उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। ट्रांसमिशन में आप बेच नहीं रहे हो, तो आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इनिशिएट किसने किया? जिसके पास शेयर है उसने खुद इनिशिएट किया। मिस्टर ए को ट्रांसफर करना था, तो मिस्टर ए यहाँ पे ट्रांसफरर है, उसने की इच्छा से शेयर को ट्रांसफर करने के लिए खुद प्रोसीजर लिया। यहाँ पे मिस्टर ए मर चुका है, तो एक्शन कौन लेगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो खुद ये ट्रांसमिशन का प्रोसेस शुरू करेगा। ठीक है, यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व रहेंगे, जो आदमी बेच रहा है वो, और जो आदमी खरीद रहा है। यहाँ पे जो आदमी मर चुका है वो पार्टी नहीं रहा अभी, तो एक ही पार्टी है। कौन? जिसके नाम पे शेयर को ट्रांसफर किया जा रहा है, सिर्फ उसी पार्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा है। जो मर चुका है उसका तो कोई ट्रांजैक्शन काउंट नहीं किया है। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स आप याद रखिए, तो भी मोर देन सफिशिएंट, हमने काफी पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इतने 7-8 पॉइंट याद रखिए। तो इस चैप्टर से आप इतने डिस्टिंग्विश करके जाइए
चारों चारों डिस्टिंग्विश, और सेकंड डिस्टिंग्विश से मोर फोकस ऑन बुक बिल्डिंग मेथड। बाकी तीनों डिस्टिंग्विश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव। बाकी इस चैप्टर से और कुछ एज ऑफ नाउ करने की जरूरत ज्यादा नहीं होगी। बाकी सब सेकंड प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप सारे डिस्टिंग्विश चैप्टर से फिनिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे।